एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, कवियों की चौपाल में पुनः एक बार आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कवियों की चौपाल जो अपने शैशव काल से निकलकर बाल्य अवस्था को प्राप्त करते हुए आज युवा अवस्था तक पहुंच चुकी है। कवियों की चौपाल के 18 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। ऐसे इस पावन अवसर पर आज आपके बीच एक बार पुनः कवियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से आपके बीच जुड़े हैं। कविताओं के विभिन्न रंग आपके बीच में यहाँ पर प्रस्तुत होने वाले हैं। विभिन्न भाषाओं के कवियों से लेकर विभिन्न रंगों के कवियों तक को एक ही मंच पर सजाने का सार्थक प्रयास, भागीरथ प्रयास साधना चैनल ने किया है, कवियों की चौपाल ने किया है। आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम। हमारे मध्य में विभिन्न रंगों के जो कवि हमारे बीच उपस्थित हैं, उनमें सबसे पहली आवाज़ जिस बड़े कवि को देना चाहता हूं, एक ऐसा बड़ा व्यक्तित्व जिन्होंने अपने सारस्वत शब्दों को सृजन करते हुए मोहन मनीषी सारस्वत रूप में अपनी एक पहचान इस राष्ट्र के अंदर बनाई। धर्म, आस्था, संस्कृति, परंपराओं और राष्ट्रवाद की ऐसी एक ओजस्वी धारा जिसको सुनने के लिए युवावस्था के अनेक प्रतिभावान कवि भी उनको लालायित रहते हैं, सदैव सुनना चाहते हैं। एक ऐसे बड़े कवि को आवाज़ देना चाहता हूं। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के बड़े कवि, बहुत आदर के साथ उनके नाम को आवाज़ देता हूं, श्री मोहन मनीषी सारस्वत जी। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कीजिए, मोहन मनीषी सारस्वत जी। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुवे, यदभद्रम तन्नयासुवे। मैं प्रोफेसर सारस्वत मोहन मनीषी सतमोला कवियों की चौपाल नाम से जो कार्यक्रम लगभग 18 वर्षों से निरंतर गतिमान है, उसके निर्देशक मेरे प्रिय भतीजे प्रवीण आर्य को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और शुभाशीष देता हूं कि जिसने इतने वर्षों में एक नया कीर्तिमान कविता के क्षेत्र में स्थापित किया है।
शब्दों की कृपणता में मेरा विश्वास नहीं है, लेकिन समय की जहाँ पर सीमाएं हों वहाँ पर कविता एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। तो मैं सतमौला कवियों की चौपाल कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और ये कार्यक्रम निरंतर वर्धमान रहे, बढ़ता रहे, फलता रहे, फूलता रहे, इस कामना के साथ अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। हंसना भी ज़रूरी है, रोना भी ज़रूरी है। हंसना भी ज़रूरी है, रोना भी ज़रूरी है। जगना भी ज़रूरी है, सोना भी ज़रूरी है। पाना भी ज़रूरी है, खोना भी ज़रूरी है। पाना भी ज़रूरी है, खोना भी ज़रूरी है। खेतों में बंदूकें बोना भी ज़रूरी है। खेतों में बंदूकें बोना भी ज़रूरी है। ये सुखद संयोग है कि हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाए जा रहे हैं और एक पंक्ति खेतों में बंदूकें बोना भी ज़रूरी है के माध्यम से राष्ट्र नायक सरदार भगत सिंह, जो उस वक्त मात्र 7 वर्ष के थे, उनको भी स्मरण कर रहे हैं। दूसरा मुक्तक, सम्मान जरूरी है, अपमान जरूरी है। सम्मान जरूरी है, अपमान जरूरी है। अभिशाप जरूरी है, वरदान जरूरी है। आज़ादी गाती है, बलिदान जरूरी है। आज़ादी गाती है, बलिदान जरूरी है। चाहो जो अमर होना, विषपान जरूरी है। चाहो जो अमर होना, विषपान जरूरी है। और इस पंक्ति पर मैं महर्षि दयानंद सरस्वती का भी स्मरण करना चाहता हूँ, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जैसा अमर ग्रंथ देकर भारतवर्ष का कितना उद्धार किया है, जिसे शब्दों में व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। तीसरा मुक्तक, हम बल बन जाएंगे बलवान तिरंगे का। हम बल बन जाएंगे बलवान तिरंगे का। छीनने न कभी देंगे वरदान तिरंगे का। हम खूब जानते हैं सम्मान तिरंगे का। हम खूब जानते हैं सम्मान तिरंगे का। होने न कभी देंगे अपमान तिरंगे का। होने न कभी देंगे अपमान तिरंगे का। और मित्रों, मैं कोरोना काल से पहले बाघा बॉर्डर पर गया और 350 फुट ऊंचा तिरंगा लहराते हुए देखकर मेरी दृष्टि अचानक आकाश पर गई और मुझे लगा कि ये आकाश आकाश नहीं है, ये तो समुद्र है। और ये तिरंगा तिरंगा नहीं है, बल्कि उस समुद्र की लहरों पर अटखेलियां करता हुआ मेरे पूरे भारतवर्ष का वर्चस्व विक्रांत जलयान है। और मैं 4 पंक्तियां लिख गया, नए ढंग की उपमा देना चाहता हूं। देखिए, नभरूपी सागर का जलयान तिरंगा है। नभरूपी सागर का जलयान तिरंगा है। सांसों की धड़कन का जयगान तिरंगा है। सांसों की धड़कन का जयगान तिरंगा है। धरती से अंबर तक उत्थान तिरंगा है। धरती से अंबर तक उत्थान तिरंगा है। हर भारतवासी का भगवान तिरंगा है।
हर भारतवासी का भगवान तिरंगा है। मेरी आन तिरंगा है, मेरी भान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, सम्मान तिरंगा है। हर भारतवासी का भगवान तिरंगा है। चलिए, बहुत बढ़िया। डॉक्टर मोहन मनीषी सारस्वती जी ने वंदे मातरम जैसे गान के माध्यम से इस राष्ट्र के लोगों में एक ऊर्जा का प्रवाह किया, चेतना का संचार किया। बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं उनकी गर्मामयी उपस्थिति को। अगले नाम के रूप में नाथ द्वारा से हमारे बीच में एक ऐसा ही और ओजस्वी स्वर हमारे बीच में उपस्थित है, ग्रीस विद्रोही जी। बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लेना चाहता हूं, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कीजिए, ग्रीस विद्रोही जी। मैं कवि गिरीश विद्रोही, मेवाड़ की माटी और प्रभु श्रीनाथ जी की धार्मिक स्थली नाथद्वारा से अपनी काव्य प्रस्तुति दे रहा हूँ। मैंने अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया। कई कवियों ने लिखा कि जी हाँ, हजूर में गीत बेचता हूँ। मैंने भी वहीं से अपनी बात शुरू की। तो कुछ पंक्तियाँ मैं आपके बीच पढ़ता हूँ कि गीत लिख डाले मैंने पेट के लिए, गीत लिख डाले मैंने पेट के लिए, और बेच डाले इस पेट के लिए, अपने पराए बेचे पेट के लिए, जिंदगी भी बेच डाली पेट के लिए, अब बदलूंगा परिवेश के लिए, पेट बेच दूंगा मेरे देश के लिए। निवेदन करना चाहता हूँ, एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई जिसने पूरे देश को गुलामी के कगार पर पहुंचा दिया था। आज भी ये तो वर्तमान के प्रशासन ने सारी स्थितियों को नियंत्रण में रख रखा है, बाकी विदेशियों की निगाह पूरे भारत पर है। अपनी बात कहता हूँ मैं कि एक कंपनी से कई कंपनी बनी, एक कंपनी से कई कंपनी बनी, हिंदुस्तानियों पे फिर बंदूकें है तनी, है लाल बाल पाल का जमी पे खून है, जलियांवाला बाग में अभी जुनून है, भारतीय संस्कृति की निशानी मार दी, आजाद हिंद फौज की कहानी मार दी, ब्रिटेन की महारानी को सजाने के लिए झांसी वाली रानी की जवानी मार दी, झांसी वाली रानी की जवानी मार दी। कि माँ भारती के खुले हुए केश के लिए, माँ भारती के खुले हुए केश के लिए, अब बदलूंगा परिवेश के लिए, पेट बेच दूंगा मेरे देश के लिए। गीत लिख डाले मैंने पेट के लिए, और बेच डाले इस पेट के लिए, अपने पराए बेचे पेट के लिए, जिंदगी भी बेच डाली पेट के लिए, अब बदलूंगा परिवेश के लिए, पेट बेच दूंगा मेरे देश के लिए। कभी कभी विचार करता हूँ, तिरंगा हमारी अस्मिता का प्रतीक है, लेकिन ये निवेदन करता हूँ कि महाराणा प्रताप और शिवाजी ने जिस भगवा झंडे को लहरा करके हमको आज़ादी की अस्मिता का प्रतीक दिया, प्रेरणा दी, और हल्दी घाटी के मैदान से हमारे यहाँ का तो अपना एक इतिहास है, वहाँ पर प्रताप ने जिस ओजस्विता से युद्ध किया और अकबर के सामने कभी नहीं झुके हमारे प्रताप। तो मैं एक छंद आपको, ये भगवा और तिरंगा क्या है इसके संदर्भ में आपके बीच पढ़ता हूँ कि कितने कैसे बने हैं। कहीं कोई तिरंगे को ज़मीन पर डाल देता है, कहीं कोई आग लगा देता है, कहीं भगवा की उपेक्षा की जाती है और घृणा से देखा जाता है। ये नहीं साहब, निवेदन करना चाहता हूँ कि कितनी बार ये भगवा, कितनी बार तिरंगा खून में डूबा, तब जाकर ये लहराता है। कितनी बार ये भगवा और कितनी बार तिरंगा खून में डूबा, तब जाकर ये लहराता है। और जन्म भले कैसे कितने मिल जाएं, ऐसा देश कहाँ मिलता है। शेरों के संग खेल खेलता माता ने जब पुत्र जना था,
शीश कटे और धड़ लड़ता था, तब जाकर ये देश बना था, तब जाकर ये देश बना था। और निवेदन करना चाहता हूँ, जो देश के टुकड़े टुकड़े करने के सपने देख रहे हैं वे भूल जाएं, इस देश में ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल से इस देश को जोड़ा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अधिक भूमिका नहीं देते हुए सीधी सीधी अपनी पंक्तियाँ, कि अपने राष्ट्र की गौरव गरिमा का, अपने राष्ट्र की गौरव गरिमा का गान नहीं रुकने देना रे, और गुलामी की रोटी पर देह नहीं पलने देना रे। शीश अगर माँ का झुकता हो, शीश अगर माँ का झुकता हो, तो अपना शीश कटा देना रे। जाति धर्म भाषा बट जाए, देश नहीं बटने देना रे, देश नहीं बटने दे। चलिए, बहुत बढ़िया। ग्रीस विद्रोही जी ने जो ऊर्जा का संचार इस मंच के ऊपर किया है, निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। रस को परिवर्तित करते हैं, एक ऐसी कवित्री की ओर चलते हैं जिन्होंने राष्ट्रवाद से निकलकर उस यात्रा को पूरा करते हुए आज ब्रज भाषा में सुनने का मन हुआ हम लोगों का। हमने विशेष उनसे निवेदन किया है, आग्रह किया है। यूँ तो ओजस्वी कवित्री भी हैं, श्रृंगार भी बहुत अच्छा लिखती है, मगर आज विशेष रूप से हम लोगों ने निवेदन किया कि ब्रज भाषा के माधुर्य को संजोते हुए अपनी सुमधुर वाणी में एक ब्रज भाषा का गीत हमारे बीच में वो रखें। बहुत सम्मान के साथ इस संस्कारित कवित्री को आवाज देता हूं अंजना अंजुम जी। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कीजिए। अंजना अंजुम जी। सतमोला कवियों की चौपाल के सभी सुधी पाठकों को, दर्शकों को अंजना अंजुम का सादर नमस्कार। और आज हम सब स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अभी हिंदी दिवस निकल कर ही गया, लेकिन हिंदी कभी निकलती नहीं है। तब मैं बोलती हूँ ब्रजभाषा के साथ कि पवन प्रसार पग पग पे बहार, इत अश्रु को गुबार मन वाटा टोल ले गयो। पवन प्रसार पग पग पे बहार, इत अश्रु को गुबार मन वाटा टोल ले गयो। चहु दिशु एक सी विकलता समाए गई, घबरा के नजरानो और बोल दे गयो। ऐसा लगो आज मैं अकेली ना है विचलित, ऐसा लगे आज मैं अकेली ना है विचलित, मेरे संग बदरा भी गम तोल के गयो। चपला ने पल पल हुंकार भरी, सिसकत सिसकत घन रोए के गयो। क्योंकि तेरे लिए ही मैंने जीवन मधुर सा गीत बनाया है, फिर से तेरी यादों को दिल में मैंने दोहराया है, तेरे लिए ही मैंने जीवन। अब एक माँ की व्यथा सुनिएगा कि काहे तूने मोहे प्यारे सपने दिखाए लाल, और काहे खुद आज मोह से बिछड़त है। कि काहे तूने मोहे प्यारे सपने दिखाए लाल, काहे आज मुत तू ऐसे बिछड़त है। आँख मेरी भरी हा करे जो टूक टूक भयो, और तू न जाने कहाँ कित कू चलत है। जीवन गुजार लूंगी अकेली ही चल दूंगी, काल गालते तो ललक काहे डर पत है। सूरतिया देख बिन जिया बहलाए लूंगी, मुझे तेरी याद आई दिल टूटत है। क्योंकि तेरे लिए ही मैंने जीवन मधुर सा गीत बनाया है, फिर से तेरी यादों में खुद को मैंने दोहराया है। एक पत्नी अपने पति को, एक माँ अपने बेटे को जितना प्रेम करती है उसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। तब मेरी ब्रज भाषा ये कहती है, सांवरिया आ जा रे एक बार, सांवरिया आ जा रे एक बार। ना मांगूंगी चूड़ी कंगन, ना मांगूंगी चूड़ी कंगन,
सवरियों के हार, मगर तुम आ जाओ एक बार, सवरिया आ जा रे एक बार। बॉर्डर से कभी न लौटने वाले पति के लिए गीत। कि रोते रोते अखियाँ सूझी, आँखों का काजल मिट बैठा, रोते रोते अखियाँ सूझी, आँखों का काजल मिट बैठा, सूख गए हैं मेरे अधर भी, लाली का सब रंग ढंग छूटा। तुम ही तो हो मेरे सांवरे, तुम ही तो हो मेरे सांवरे, इकलौते श्रृंगार, कि अब तुम आ जाओ एक बार, सांवरिया आ जा रे एक बार। कि माता जी से अब न लड़ूंगी, गोबर कूड़ा सब कर लूँगी, माता जी से अब न लड़ूंगी, गोबर कूड़ा सब कर लूँगी, बाबूजी को हुक्का भर के भोर सांझ मैं ही दे दूँगी। अब चाहे तुम खूब सताना, अब चाहे तुम खूब सताना, चाहे करना प्यार, कि अब तुम आ जाओ एक बार, सजन रे आ जाओ एक बार। जब भाई की कलाई के लिए बहन राखी लेकर आए और भाई ना मिले, तब भाई और बहन और सबकी भावनाएं अलग, पत्नी की भावनाएं अलग। कि देखो राखी पर्व है आया, जीजी द्वारे बैठी रोवें, देखो राखी पर्व है आया, जीजी द्वारे बैठी रोवें, माँ बापू की ओर निहारूं, आंसुओं से वो आँखें सींचें, कैसे निष्ठुर हुए पिया जी, कैसे निष्ठुर हुए पिया जी, क्यों ना सुनो पुकार, कि अब तुम आ जाओ एक बार, सजन रे आ जाओ एक बार। तब मैं फिर कहती हूँ कि याद कर ले तू मेरी मीठी एक मुस्कान, प्यार की तरुण तरुणाई बन जाऊंगी। याद कर ले तू मेरी मीठी एक मुस्कान, फिर से मैं तेरी अंगड़ाई बन जाऊंगी। जीवन की बागडोर सौंपे मेरे हाथ तो अधीर, हृदय की अंगड़ाई बन जाऊंगी। मेरे वास्ते जो याद खुद पे गुमान करे, मेरे वास्ते जो याद खुद पे गुमान करे, सच कहूँ तेरी परछाई बन जाऊंगी। तेरे लिए बन जाऊं बचन की मधुशाला, उम्र खयाम की रुवाई बन जाऊंगी। क्योंकि तेरे लिए ही मैंने जीवन मधुर सा गीत बनाया है, फिर से तेरी यादों में खुद को मैंने दोहराया है। कि औरों को जो स्वाभिमान भेंट करते रहे हैं, आज वो अधीर है विकल परेशान है। औरों को जो स्वाभिमान भेंट करते रहे हैं, आज वो अधीर हैं विकल परेशान हैं। जो समय के साथ ढल जाया कभी करते थे, आज वही जाने क्यों समय से अनजान है। हृदय में छुपी हुई जो टीस उठती थी कभी, हृदय में छुपी हुई जो टीस उठती थी कभी, आज वही टीस सच में ही वरदान है। कभी उस प्यार को छलावा मैंने नाम दिया, आज उस प्यार पे तो मुझको गुमान है। कि तेरे लिए ही मैंने जीवन मधुर सा गीत बनाया है, फिर से तेरी यादों में खुद को मैंने दोहराया है। तेरे लिए ही मैंने जीवन। बहुत ही सुंदर
ब्रज के माधुर्य से, ब्रज की गलियों में उन्होंने हमको घुमाया, ब्रज की उस गली में घुमाया जब भगवान श्री कृष्ण अपने घुटनों से चले। पूरे देश को जिन्होंने एक ऐसे संस्कार के मार्ग पर चलना सिखाया, धर्म के मार्ग पर चलना सिखाया, जिससे यह राष्ट्र सदैव विश्व गुरु के रूप में आगे बढ़ता रहे, उसी राष्ट्रवाद की लहर को, उसी संस्कार की, उसी धर्म की लहर को उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से ब्रज की भाषा के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया। अंजना अंजुम जी का दिल से, हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि एक अच्छे गीत को उन्होंने प्रस्तुत किया। अगले कवि के रूप में रस को पुनः परिवर्तित करता हूँ। हम राष्ट्रवाद से चले और ब्रज भाषा, संस्कार और धर्म तक होते हुए हम आज हास्य पर आना चाहते हैं। हमारे बीच में एक देश का बड़ा ऐसा हास्य कवि कि जिसने अपनी कविता के बल पर, विशुद्ध कविता के बल पर, विशुद्ध शब्दों के बल पर हास्य जगत के अंदर, पूरे देश भर के अंदर ही नहीं बल्कि वहां से निकलकर विश्व भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई। हास्य को काका हाथरसी के बाद जिसने इस हद तक स्थापित किया कि लोग उससे आज प्रभावित होते हैं, लोग सुनने को आतुर होते हैं, ऐसे बड़े कवि को आवाज देता हूं, सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कीजिए, सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी। सतमोला कवियों की चौपाल को मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय सेठ जी हमारे बैठे हैं, जिनके प्रांगण में ये सतमोला कवियों की चौपाल आज लगी हुई है। बहुत लंबे समय के बाद लगी है। चौपाल चारों तरफ घूमती रही, लेकिन बहुत दिनों के बाद, यानी जवानी में 17वें साल में जब ये सतमोला लगा है, तब अपने घर आई है। 18वां हाँ सब, जबकि यौवन तक घर में रहती है चौपाल, फिर बाद में घूमती है। और परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय गोयल साहब दिल्ली सरकार में, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी श्रोताओं को, सभी कवियों को, सभी भाई बहनों को प्रणाम। मैं सुनहरी लाल वर्मा तुरंत और आपके सामने कुछ हास्य की बातें बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन जो लगा, इस लॉकडाउन में बहुत सारी समस्याएं आईं, बहुत सारे लोग रोए, बहुत सारे लोग गए। सबको श्रद्धांजलि। और जो रोए उनके लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, रोने से कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? कि दुख में जो मुस्कराता है वो हमेशा मस्त रहता है। तो मैं बताऊँ आपको, जब लॉकडाउन लगा था पिछले बार का, इस बार का नहीं, पहले वाला, तो पहले वाले लॉकडाउन में डंडे पड़ते थे पुलिस वालों के, तो हम घर में रहते थे, बीमारी भी कम फैली। अब की बार कोई डंडा नहीं रहा, इसलिए बीमारी बढ़ती गई। तो मैं देखिए उसमें बताता हूँ कि चारों तरफ बंद ही बंद था, बाहर निकलते नहीं थे। कभी मिठाई खाने का भी मन करता था तो घर में बना करके खाते थे। गोलगप्पे खा रहे हैं या बर्फी बना रहे हैं या रसगुल्ले बना रहे हैं, मज़े ले रहे थे घर में। कि घर बनाते थे मिठाई का मजा लेते थे, घर बनाते थे मिठाई का मजा लेते थे, और गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे, गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे। और ऊब कर इनसे निकलते थे जब भी सड़कों पे, तो लॉकडाउन में पिटाई का मजा लेते थे। घर से भेजा जाता था, बेसन लेके आओ और सूजी लेकर आते थे कि लौट के घर पे। उन दिनों सर्दियां भी बहुत पड़ रही थी, ठंड पड़ रही, तूफान आ रहे थे, बड़े बड़े कष्ट थे पिछले बार में। कि लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, और गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे। और टूट जाती थी हड्डियां पुलिस के डंडों से, तो लोग टूट जाती थी हड्डियां पुलिस के डंडों से, तो ऑनलाइन ही दवाई का मजा लेते थे। ये मजे के दिन थे सर, और मजे हमेशा लेने चाहिए। लोगों को मजे लेने में भी परेशानी होती है, फ्री मिल रहे हैं फिर भी नहीं लेते। पार्कों में जाएंगे, फुहारों में आनंद लेंगे,
इतनी वहाँ जा रहे हैं, वहाँ शिमला मसूरी और कैंपटी फॉल का पानी गिर रहा है, उससे मजे ले रहे हैं। अरे अब अपने घर में गिरने वाला है कुछ दिन बाद ही, आज पड़ेगा शायद। चारों तरफ बरसात होगी, जिनकी छत टपकने वाली है वो टपकेंगी और भीतर ही कैंपटी फॉल आ जाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए हमेशा। और पॉजिटिव थिंकिंग में क्या होता है कि आपके सामने दुख हो और उसको सुख में बदल दो। छत टपकती है, लोग रोते हैं और हम हंसते हैं, ऐसे में मजे लेते हैं, सोचते हैं आज फुहारे नीचे से नहीं चल रहे, डायरेक्ट ऊपर से चल रहे हैं। और कई बार ये भी सोचते हैं कि आज इंद्र भगवान इतने प्रसन्न हैं कि मेरा लेंटर तोड़ के मेरे घर में आए। छप्पर फाड़ के तो लोग कहते हैं, लेंटर तोड़ के भी आते हैं। तो उनका स्वागत हम कैसे करते हैं, देखिएगा कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं, टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। और कैसे करते हैं कि मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं, और बेर खा करके छुआरों का मजा लेते हैं। मजे लेने हो तो हर तरह ले सकते हैं, नहीं तो कहीं मजे नहीं है। आप स्वर्ग में चले जाओ वहाँ भी मजे नहीं है, और कश्मीर चले जाओ वहाँ भी नहीं है। मजे हैं तो घर में हैं, टूटी घाट पर हैं, डोंट वरी। बेड डबल बेड है लोगों के यहाँ, उसमें मजे हैं साहब, डबल बेड है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ खाट है, तो हमारे यहाँ खटमल भी है, खाट भी है, खटमल भी है। पूरी रात आनंद लीजिए खटमलों के साथ खाट पे। कैसे करते हैं देखिए कि खाट चिपटा के डबल बेड बना लेते हैं, खाट सरका के डबल बेड बना लेते हैं, और कोई रूठा हो तो चुपचाप मना लेते हैं, और चांद जैसा कोई टुकड़ा अगर हो पहलू में तो पास तंदूर के कूलर का मजा लेते हैं। मस्त रहिए, आनंद के साथ रहिए कि हम तो रोतों को डॉक्टर साहब हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं, और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा लेते हैं। मस्त रहते हैं, बीच सागर में किनारों का मजा लेते हैं, बीच सागर में किनारों का मजा लेते हैं, और घोर पतझड़ में बहारों का मजा लेते हैं, और अपने कंधों पे जिंदगी का बोझ ढोते हैं, कि अपने कंधों पे जिंदगी का बोझ ढोते हैं, और ऊंट गाड़ी में भी कारों का मजा लेते हैं। मस्त रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं। देखिए टेंशन भी, अब तो गंजे हो रहे हैं, बाल खत्म हो रहे हैं, ये भी टेंशन नहीं है। सुबह सुबह लोग अक्सर कहते सुना है, आज किसका मुंह देख के आया था। हर आदमी अपना ही मुंह देखता है, और सवेरे उठते ही मुंह देखेगा मैं कैसा लग रहा हूँ, या मेरे बाल तो नहीं उड़े हुए बिखरे हुए। तो हम लोग सवेरे जगते हैं तो बाल देखते हैं तो फिर ये रोते नहीं हैं, ये कहते हैं वो दिन याद आते हैं जब ऐसे झटका मारते थे, ऊपर चले जाते थे बाल, और टीचर इन्हें पकड़ करके जब कूटता था तब और हम मजे आते थे, सारा पढ़ता नहीं है। तो देखिए उस कि वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए, वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए, और सिर के सारे बाल जाने कहाँ गए।
और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और उन दिनों क्या होता था कि पहले पिच के अब तो पिच के लटके दिखते हैं कि अब तो पिच के लटके दिखते हैं। टमाटरों से गाल जाने कहाँ गए और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और लिख लिख अपने नाम दिए थे जो हमको, लिख लिख अपने नाम दिए थे जो हमको, उनके वो रूमाल जाने कहाँ गए और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और जब जुल्फें थीं कि खुद आ कर रोज मछलियां फंसती थीं। आप और कहीं जा रहे हैं? कि खुद आ कर रोज मछलियां फंसती थीं। वो रेशम के जाल जाने कहाँ गए और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और सुबह दोपहर शाम समय से मिलते थे, सुबह दोपहर शाम समय से मिलते थे। वो रोटी वो दाल जाने कहाँ गए और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए और वो रेशम के जाल। सुनहरी लाल वर्मा जी, जिस विश्वास को मैंने जताया था उस विश्वास पर खरा उतरते उन्होंने हम लोगों को खूब हंसाया, गुदगुदाया, जीवन में एक ऐसे मधुर एहसास कराया उन्होंने। मगर क्योंकि फिर भी कई बार परिस्थितियां कुछ अलग हो जाती हैं, जीवन यूं तो होता है हमारा बहुत नेक, मगर फिर भी हमको कहीं कहीं लेना होता है ब्रेक। ठीक थोड़ी देर बाद मिलता हूं आपसे, तब तक आप लीजिए इन खट्टी मीठी गोलियों का चटकारा। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, कमर्शियल ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन। इससे बेटर है नथिंग, सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जो कविताओं के लिए तो स्थापित किए जाते हैं, शब्दों के लिए स्थापित किए जाते हैं, सेवा भाव के लिए स्थापित किए जाते हैं, मगर इससे भी कुछ मंच आगे बढ़कर कहीं निकलते हैं और एक ऐसी प्रतिभाओं को, एक ऐसी कला को स्थापित करने का काम करते हैं जो समाज की मुख्य धारा से जुड़कर इस राष्ट्र की उन्नति में, इस राष्ट्र की सेवा में अपनी सहभागिता निभाते हैं। ऐसा कार्य करने का एक बड़ा श्रेय यदि किसी को जाता है
तो प्रवीण आर्य जी को जाता है। मैं विशेष रूप से यहां पर प्रवीण आर्य जी का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं इस कविता के कार्यक्रम के दौरान भी कि जिन्होंने इस कविता के कार्यक्रम को जहां विगत 18 सालों से निरंतर चलाया, तो इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक क्या रहा होगा। मैं कई बार जब इस बात का चिंतन करता हूं तो मन के अंदर एहसास आता है कि आज ये जो देश के अंदर बड़ी बड़ी प्रतिभाएं, प्रतिष्ठित कवियों के रूप में, कवित्रियों के रूप में आज हमारे बीच में, जिनको हम सुनते हैं, गुनते हैं, गुनगुनाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, जीवन के बहुत सारे सबक सीखते हैं, वो सब कवियों के चौपाल से निकल कर आज गए हैं। आज एक ऐसी संवेदनाओं की कवित्री जो अगर हम शारीरिक रूप से देखें तो कई मायने में हम उनको दिव्यांग कह सकते हैं, मगर उसके बावजूद भी प्रतिभा का एक ऐसा साक्षात उदाहरण, एक जीवंत उदाहरण हमारे बीच में है, पूजा सिंह के रूप में, जो दिल्ली से ही हमारे बीच में है। पूजा सिंह, मैं बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूं प्रवीण आर्य जी को, जिन्होंने ऐसे लोगों को यह मंच देने का कार्य किया है। बहुत जोरदार तालियां आपकी चाहता हूं इस कवित्री के लिए। आपका हौसला एक दिन इस कवित्री को बड़ी कवित्री के रूप में आपके बीच में स्थापित करे। मैं पूजा सिंह जी को आवाज देता हूं, आप उनकी कविताएं सुनिए। निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं कि आपकी आंखें, आपकी पलकें नम हो जाएंगी। पूजा सिंह दिल्ली से, जोरदार स्वागत कीजिए पूजा सिंह जी। हाँ याद है मुझे, हाँ याद है मुझे, भगवान है मेरे माँ पापा। अस्पताल में थी मैं, मंदिरों में थे मेरे माँ पापा। अस्पताल में थी मैं, मंदिरों में थे मेरे माँ पापा। पट्टियों से बंधी थी मैं, सहला रहे थे मेरे माँ पापा। पट्टियों से बंधी थी मैं, सहला रहे थे मेरे माँ पापा। भगवान को देखा है मैंने, भगवान को देखा है मैंने, वो है मेरे माँ पापा। भगवान को देखा है मैंने, वो है मेरे माँ पापा। खुद की काबिलियत पर भरोसा नहीं मुझको, खुद की काबिलियत पर भरोसा नहीं मुझको। किसी की बातों पर तो भरोसा है ना मुझको, किसी की बातों पर भरोसा तो है ना मुझको, वो है मेरे माँ पापा। गलती करने पर सजा देते हैं भगवान, गलती करने पर सजा देते हैं भगवान। कभी रुलाते नहीं, वो है मेरे माँ पापा। कभी रुलाते नहीं, वो है मेरे माँ पापा। चलना मुझको आता नहीं, चलना मुझको आता नहीं, मेरा सहारा बन जाते हैं मेरे माँ पापा। मेरा सहारा बन जाते हैं मेरे माँ पापा। मेरा अगला टॉपिक है संस्कार। लड़कियों को सिखाया जा रहा था संस्कार, लड़कियों को सिखाया जा रहा था संस्कार। अपने कुछ प्राइवेट कपड़े यूं ना धूप में सुखाया करो, अपने कुछ प्राइवेट कपड़े यूं ना धूप में सुखाया करो। उन पर कुछ हल्के कपड़े डाल दिया करो, उन पर कुछ हल्के कपड़े डाल दिया करो। तमीज नहीं सिखाई गई है क्या, तमीज नहीं सिखाई गई है क्या। ये तो था लड़कियों के लिए संस्कार, ये तो था लड़कियों के लिए संस्कार। लड़कियों को अकेला देख उन पर झपट्टा क्यों मारते हो, लड़कियों को अकेला देख उन पर झपट्टा क्यों मारते हो। उन्हें किसी ने नहीं बताया ये नहीं है इनका संस्कार, उन्हें किसी ने नहीं बताया ये नहीं है उनका संस्कार। लड़कियों को कहा जाता गलत करी तो दफना दी जाएगी, लड़कियों को कहा गया गलत करी तो दफना दी जाएगी। क्यों नहीं लड़कों को भी कहा गया तू भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। क्यों नहीं लड़कों को कहा गया तू भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। कहाँ गया बराबर वाला संस्कार, कहाँ गया बराबर वाला संस्कार। पूजा सिंह, जिसकी कविताएं अभी आप सुन रहे थे, जैसा मैंने कहा था कि आपकी पलकें नम हो जाएंगी। निश्चित रूप से उनकी वो संवेदनाएं, उनके जीवन का जो उन्होंने उसको जिया है, जिस तरह के जीवन को, वो उनकी कविताओं के रूप में साफ साफ परिलक्षित होता है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इस बेटी को और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ईश्वर इस बेटी को बहुत ऊंचा मुकाम दिलाए। मगर कवियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, कवित्रियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। एक
नए रूप के साथ, नए रंग के साथ आपके बीच आना चाहता हूं। हमारे बीच में साहिल सिंह दिल्ली से पधारे हैं। बहुत अच्छे गजलकार हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं, मगर हमने उनसे आज निवेदन किया है कि वो कुछ गजलें अपनी हमारे बीच में रखें। साहिल सिंह जी को आवाज देता हूं, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कीजिए। साहिल सिंह जी। साहिल सिंह, शेरों और गज़लों में बात करता हूँ, सीधे सीधे बगैर किसी तमहीद के मतलब पेश करता हूँ। बनते बिगड़ते नज़ारे देख रहा हूँ, बनते बिगड़ते नज़ारे देख रहा हूँ, फलक से टूटते सितारे देख रहा हूँ। बनते बिगड़ते नज़ारे देख रहा हूँ, फलक से टूटते सितारे देख रहा हूँ। शेर पर ध्यान चाहूँगा। लहलहाते खेत अब नहीं दिखते, लहलहाते खेत अब नहीं दिखते, मैं तो ऊंची मीनारें देख रहा हूँ। लहलहाते खेत अब नहीं दिखते, मैं तो ऊंची मीनारें देख रहा हूँ। सांझे चूल्हे में तो दरार आ गई, सांझे चूल्हे में तो दरार आ गई, घरों में उठती दीवारें देख रहा हूँ। सांझे चूल्हे में तो दरार आ गई, घरों में उठती दीवारें देख रहा हूँ। और ये खास शेर, मुफलिस को यहाँ इमदाद नहीं मिलती, मुफलिस गरीब इमदाद मदद, मुफलिस को यहाँ इमदाद नहीं मिलती, शराब की खातिर कतारें देख रहा हूँ। मुफलिस को यहाँ इमदाद नहीं मिलती, शराब की खातिर कतारें देख रहा हूँ। अंधेरे को निगलते चराग अब नहीं, अंधेरे को निगलते चराग अब नहीं, आग लगाते हुए शरारे देख रहा हूँ। अंधेरे को निगलते चराग अब नहीं, आग लगाते हुए शरारे देख रहा हूँ। अपने सहारों ने जब बेसहारा छोड़ दिया, अपने सहारों ने जब बेसहारा छोड़ दिया, बुजुर्गों को लकड़ी के सहारे देख रहा हूँ। अपने सहारों ने जब बेसहारा छोड़ दिया, बुजुर्गों को लकड़ी के सहारे देख रहा हूँ। और ये मक्ते का शेर, जो साहिल कभी मंजिल था सबकी, जो साहिल कभी मंजिल था सबकी, आज उसे अकेला किनारे देख रहा हूँ। जो साहिल कभी मंजिल था सबकी, आज उसे अकेला किनारे देख रहा हूँ। बनते बिगड़ते नज़ारे देख रहा हूँ, फलक से टूटते सितारे देख रहा हूँ। मतलब कुछ यूँ कहा है, अपने इश्क का जनाजा लेकर आ गए, हम अपने इश्क का जनाजा लेकर आ गए, इस दिल पर जख्म ताज़ा लेकर आ गए। अपने इश्क का जनाजा लेकर आ गए, इस दिल पर जख्म ताज़ा लेकर आ गए। चले थे हम भी मंजिल की तलाश में, चले थे हम भी मंजिल की तलाश में, अपने साथ उम्र का तकाजा लेकर आ गए। चले थे हम भी मंजिल की तलाश में, अपने साथ उम्र का तकाजा लेकर आ गए। किस्मत आजमाने की फिराक में हम भी थे, किस्मत आजमाने की फिराक में हम भी थे, नसीब की चाल का अंदाज़ा लेकर आ गए। नसीब किस तरीके से बदलता है। किस्मत आजमाने की फिराक में हम भी थे, नसीब की चाल का अंदाज़ा लेकर आ गए। दुनिया की भीड़ में और कुछ तो ना मिला, खास शेर, दुनिया की भीड़ में और कुछ तो ना मिला, जीने के तजुर्बे पाकीज़ा लेकर आ गए। पाकीज़ा पवित्र, दुनिया की भीड़ में और कुछ तो ना मिला, जीने के तजुर्बे पाकीज़ा लेकर आ गए। और ये मक्ते का शेर, साहिल तमाम उम्र साहिल पर गुजार दी, साहिल तमाम उम्र साहिल पर गुजार दी, तन्हाई का खुला दरवाज़ा लेकर आ गए। साहिल तमाम उम्र साहिल पर गुजार दी, तन्हाई का खुला दरवाज़ा लेकर आ गए, हम अपने इश्क का जनाजा लेकर आ गए। मतलब कुछ यूँ कहा है, दुनिया से छुपाकर जागीर रखी है, दुनिया से छुपाकर जागीर रखी है, हमने किताब में तेरी तस्वीर रखी है। दुनिया से छुपाकर जागीर रखी है, हमने किताब में तेरी तस्वीर रखी है। शेर देखें, ज़माना तो चाकू छुरी खंजर से काटता है, ज़माना तो चाकू छुरी खंजर से काटता है, तुमने तो ज़मा पर ही शमशीर रखी है। ज़माना तो चाकू छुरी खंजर से काटता है, तुमने तो ज़मा पर ही शमशीर रखी है। तेरे आईने के टुकड़े गिरे थे जहाँ पर, खास शेर, तेरे आईने के टुकड़े गिरे थे जहाँ पर, वहीं मेरी टूटी हुई तकदीर रखी है। तेरे आईने के टुकड़े गिरे थे जहाँ पर, वहीं मेरी टूटी हुई तकदीर रखी है। चाह कर भी वो फासले मिट नहीं पाते, चाह कर भी वो फासले मिट नहीं पाते, वक्त ने पाँव में डालकर जंजीर रखी है। चाह कर भी वो फासले मिट नहीं पाते, वक्त ने पाँव में डालकर जंजीर रखी है। रकीब तंज कसते हैं मेरी मोहब्बत पर, रकीब प्रतिद्वंदी, रकीब तंज कसते हैं मेरी मोहब्बत पर, हमने तो बेगम के तौर तेरी हीर रखी है। रकीब तंज कसते हैं मेरी मोहब्बत पर, हमने तो बेगम के तौर तेरी हीर रखी है। वस्ल हो न हो ये नसीब की बात है, वस्ल मिलन, वस्ल हो न हो ये नसीब की बात है, यहाँ तो हर हिज्र में इश्क की नज़ीर रखी है। वस्ल हो न हो ये नसीब की बात है, यहाँ तो हर हिज्र में इश्क की नज़ीर रखी है। और ये मक्ते का शेर, इस जन्म में नहीं तो अगली बार मिल जाना,
कितना पॉजिटिव सोचता है एक आशिक। इस जन्म में नहीं तो अगली बार मिल जाना, तैयार साहिल ने उसकी भी तदबीर रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया साहिल सिंह जी, आपने बहुत अच्छी गज़लें सुनाई। और जब गज़लों की बात चली तो ऐसे ही गज़लों के एक और पुरोधा जिन्होंने उर्दू अदब की महफिल में अपनी एक विशेष पहचान बनाई हुई है, क्योंकि ये मंच सर्वभाषा का मंच है, सभी लोगों का मंच है। तो अरुण साहिबाबादी जी एक ऐसे गज़लकार के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं, शायर के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। उनको आवाज़ देना चाहता हूं। निश्चित रूप से उनकी गज़लों में, उनकी रुबाइयों में आपको आनंद की अनुभूति होगी। अरुण साहिबाबादी, जोरदार ताली से उनको आवाज़ दीजिए। अरुण साहिबाबादी जी। सतमोला कवियों की चौपाल के दर्शकों को मेरा अरुण शर्मा साहिबाबादी का प्रणाम। मित्रों, कुछ मुक्तकों के माध्यम से अपनी बात का आरंभ करता हूँ, सुनिएगा। गम का लम्हा भी मुझे आसान है, वक्त की मुझको सही पहचान है। गम का लम्हा भी मुझे आसान है, वक्त की मुझको सही पहचान है। ऐ मेरी तकदीर तेरा शुक्रिया, मेरे घर के पास कब्रिस्तान है। और देखिएगा मित्रों, हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, जीवन गुजर जाता है उनके साथ, लेकिन उन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं। तो उस पर मैंने 4 पंक्तियाँ कही हैं, देखिएगा। वक्त के साथ चलना ही काफ़ी नहीं, वक्त से आगे भी सोचना चाहिए। अपने माँ बाप को जानने के लिए, अपने माँ बाप को जानने के लिए बूढ़ा बन कर कभी देखना चाहिए। बूढ़ा बन कर कभी देखना चाहिए। और मित्रों, इस मुक्तक में एक शब्द है गौतम। गौतम का मतलब है गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के जीवन की घटना को ध्यान में रखिएगा, उस पर मैं पढ़ रहा हूँ। फेरे के वक्त तुमने उठाए थे जो बचन, शादी के बाद उनको भुलाना गुनाह है। गौतम तुम्हारा कैसा ही मकसद सही, मगर गौतम तुम्हारा कैसा ही मकसद सही, मगर बीवी को सोता छोड़ के जाना गुनाह है। बीवी को सोता छोड़ के जाना गुनाह है। और देखिए मित्रों कि केवल सुख की कल्पना मात्र से ही जीवन व्यतीत हो रहा है, इस पर मैंने कहा है। देखिए, ना खिड़की और ना है दर, फिर भी ये लगता है घर। धरती के एक टुकड़े को ही मैंने देखा मुड़ मुड़ कर, मैंने देखा मुड़ मुड़ कर। और देखिए, मनुष्य को बहुत बाद में पता चलता है कि उसने क्या सोचा था और क्या निकला। ये बहुत 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 धन्यवाद अरुण साहिबाबादी जी।
बहुत अच्छी गज़लें, बहुत अच्छी रुबाइयाँ आपने यहाँ पर प्रस्तुत की मित्रों। और समय बता रहा है, अपना इशारा दे रहा है कि हमको यहाँ पर विराम लेना होगा। मगर उस विराम को लेने से पहले एक महत्वपूर्ण बात जो आपके बीच रखना चाहता हूँ। हमारे टीवी के स्क्रॉल पर आप नीचे देख रहे होंगे, एक नंबर चल रहा है 9711182183। आपके लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण नंबर है जिसके अंदर भी प्रतिभा है, काव्य की प्रतिभा है, शब्दों के सृजन की प्रतिभा है। वो सब लोग यहाँ पर इस नंबर पर, नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्रवीण आर्य जी से संपर्क कर सकते हैं। मैं निश्चित रूप से ये विश्वास आपको दिलाता हूँ, यदि आपके अंदर प्रतिभा है तो आप इस मंच पर आइए। आज ये युवावस्था में पहुंच चुका है मंच, इसको 18 वर्ष बीत चुके हैं। आपका नाम दूर तक जाने वाला, आपकी प्रतिभा दूर तक जाने वाली है। आप कवि समाज की मुख्य धारा से जुड़ने वाले हैं। आप सब लोग इस नंबर पर संपर्क करें। और इसके अतिरिक्त हम सब लोगों के दर्शकों में भी यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको लगता है कि मेरे पास शब्दों का अकूत खजाना है और मेरे पास भी कविताएं हैं, मैं भी उसको सुनाना चाहता हूं, मुझे भी एक मंच की आवश्यकता है, तो उन लोगों से भी ये आग्रह करता हूं कि आप भी इस नंबर पर संपर्क करें। आप लोगों के लिए भी समय थोड़ा हो सकता है हम लोग कम दें, मगर आपके लिए भी एक समय निश्चित रूप से रहेगा। अंत में कुछ समय के लिए आपको भी अवसर दिया जाएगा ताकि भी आप भी लोग गर्व से कह सकें कि हाँ, मेरे में भी सृजन की शक्ति है। यहीं पर विराम लेता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले एपिसोड तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार। सतमुल्ला कवियों की चौपाल का ये प्यारा सा छोटा सा प्रांगण, प्रवीण आर्या जी का निमंत्रण और अनिल जी मित्तल जो मेरे मित्र भी हैं, खाली वो व्यापारी नहीं, वो दानदाता भी है। हमारी यहाँ संस्था चलती है सूर्यनगर में, इनके घर के पास ही महाराजा अग्रसेन सेवा संस्थान डायग्नोस्टिक सेंटर है, चैरिटेबल, उसमें बहुत योगदान देते हैं। जब मुझे पता लगा चौपाल का स्थान भी यही है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने अनिल जी से, हालांकि कल भी मिले थे, हम 3-4 घंटे बैठे, आज इनसे मिलना हुआ दोबारा से। मैं प्रवीण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि एक अच्छा, जहाँ व्यक्ति बैठकर कुछ विचार करने लगता है और अलग अलग कवियों को सुनकर प्रेम रस भी, वीर रस भी, हास्य रस भी, सबका समावेश हुआ है। अपने आप को जैसे गाड़ी ओवर हॉलिंग के लिए ओवर हॉलिंग हो जाता है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अब खूब अच्छा गुदगुदाया हमारे तरंग जी ने, अच्छा लगा। बहन जी ने प्रेम रस का बड़ा अच्छा, अब आपने वीर रस भी जोड़ा, प्रेम रस भी जोड़ा। अब मैं तो सोच रहा हूँ कविता सुना के बोलना तो क्या है। साहित्य जो है वो किसी भी समाज की, किसी भी राष्ट्र की आत्मा होता है। जहाँ साहित्य मर जाता है वो राष्ट्र भी मर जाता है, ये गांठ से बांध लीजिए। वो समाज जिंदा नहीं रहता। साहित्य से मेरा तात्पर्य जो है चाटुकारिता से नहीं है, सच्चाई को लिखना, आईना दिखाना, जिसका भी जिक्र भी हुआ, वो साहित्य है। आप मैथिली शरण गुप्त को ले लीजिए, दिनकर जी को ले लीजिए, जयशंकर प्रसाद जी को ले लीजिए, हरिश्चंद्र जी को ले लीजिए, किसी को भी उठा लीजिए। मैं निराला जी को मैंने बहुत पढ़ा है, मैं भी प्रेम रस और वीर रस का बहुत दीवाना रहा हूँ, बहुत कविताएं लिखी। तो ये सारी चीज़ें जो आज के कवि और पुरानी पीढ़ी के कवियों में, बुरा नहीं मानिएगा, बहुत अंतर आ गया है, बहुत अंतर है। और ये सारी चीज़ें जो हैं कई बार बड़ी दुखदाई होती हैं, बड़ी पीड़ा, उन साहित्य प्रेमियों को बहुत पीड़ा पहुंचाती। शर्मा जी का जो हमारे हास्य कवि अभी पिछले वर्ष कोरोना काल जब समाप्त हुआ, थोड़ा हल्का हुआ, उनका फ़ोन आया, रामनिवास जी हम कवियों की बहुत आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं है, कुछ कवियों की
कभी सम्मेलन नहीं। उन्होंने कहा कि विधानसभा में कभी सम्मेलन रखवा दीजिए। मैंने कहा स्वागत है, रखिए, अच्छी बात है, कुछ राशि देनी पड़ेगी। मैंने बताइए क्या क्या देना। अब वो जिक्र नहीं मैं कर रहा। उन्होंने अच्छे कवि बुलाए, कवि सम्मेलन हुआ, विधानसभा के अंदर हुआ, और जो राशि उन्होंने कहा वो हमने दी। तो ये साहित्य को जीवित रखने का, कवियों को जीवित रखने का दायित्व भी सरकारों का और हम समाज प्रेमियों का है। मैं अनिल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ एक कविता दोनों रूप में है। वही कविता प्रेम रस में भी है और वीर रस में। हास्य रस में मैं जरा सुनकर हंसता हूँ, लेकिन कभी लिखा नहीं मैंने। आपातकाल में बहुत कुछ लिखा, उसके बाद थोड़ा राजनीति में आ गए, लिखने का समय कम मिला। उसी में से कविता उधम सिंह काम्बोज जी को मैं बहुत मान से प्रेम से देखता हूँ, और आज के प्रसंग में मुझे वो कविता उचित भी लगी। जो यहाँ से लंदन गए, अपनी डायरी में पिस्टल हमने पढ़ा होगा सब ने, और वहाँ जाकर के मर्डर किया, डायर का मर्डर किया, एक बदला लिया पिस्टल से। मैं उनकी समाधि बनी। जिन्होंने पूर्व पश्चिम पिक्चर देखी होगी, उसमें मनोज कुमार बोलता है कि मैं पहले उनकी समाधि पर जाऊंगा। जिस दिन उनको फांसी होनी थी, उसकी सुबह बिल्कुल प्रातःकाल एक दृश्य मैंने रचना की और उस पर कुछ पंक्तियां लिखी। वो जेल की कोठरी में खिड़की से हवा का झोंका आया, वहाँ की हवा शीतल होती है, तो कुछ पंक्तियां लिखी, वो आपके सामने रख रहा हूँ। ओ पवन तुम आज जाना, अभी जाना, मेरे भारत देश जाना। ओ पवन तुम आज जाना, अभी जाना, मेरे भारत देश जाना। तू आज इतनी चंचल क्यों है, तू आज इतनी शीतल क्यों है? माना मैंने मेरे जख्मों पर चाहती हो मरहम लगाना। अगर इतनी हमदर्दी है मुझसे, तो ओ पवन कुछ ऐसा करो, सांस बन मेरी सांसों में मिलो। मूरत बनी भारत माँ की हृदय में मेरे, तुम पहचान जाना, पहचान जाना। ओ पवन तुम आज जाना, अभी जाना, मेरे भारत देश जाना। इंग्लैंड की हवा है ना, उसको पहचान दे रहे हैं। सागर चरण धोता है उसके, हो नतमस्तक बढ़ जाना पुरी की ओर। अयोध्या भी जाना, मथुरा भी जाना, गंगा की शीतलता अपने संग लेती आना। हाँ, जलियांवाला बाग जाना न भूल जाना। कल्पना कर लें, हम लोग सब अयोध्या, मथुरा, माया, काशी ये सब कुछ करते हैं। हम अपना कितना अपने बच्चों को लेकर जलियांवाला बाग जानते हैं। राष्ट्र का सबसे बड़ा अगर मंदिर है, राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा मंदिर जलियांवाला बाग है। अमृतसर चले जाएंगे, लेकिन फिर भी जलियांवाला बाग नहीं जाएंगे। स्वर्ण मंदिर चले जाए, लेकिन वहाँ नहीं जाते। ये बड़ा पीड़ादायक है, बहुत पीड़ादायक है। हाँ, जलियांवाला बाग जाना न भूल जाना। ओ पवन तुम आज जाना, अभी जाना, मेरे भारत देश जाना। अंतिम पंक्तियाँ, बस कार्य इतना कर तुम लौट आना, बस कार्य इतना कर तुम लौट आना। फिर तुम्हारी इस चंचलता और शीतलता में महक मेरे देश की आई। कण कण तुम्हारा पवित्र होगा, सांस बन पुनः मेरी सांसों में मिल जाना। ऐ मेरी सांसों बस फिर तुम हमेशा के लिए रुक जाना, हमेशा के लिए रुक जाना। ओ पवन तुम आज जाना, अभी जाना, मेरे भारत देश जाना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आप सबका अच्छा लगा। और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि जब भी कभी इस ढंग की चौपाल हो, राजनीति से हटकर हमको बैठने का भी अवसर मिले। और मैं प्रार्थना करूँगा कभी विधानसभा में आइए। विधानसभा हमारी इस वक्त तो राजनीति का अखाड़ा कम है, देश प्रेमियों का अखाड़ा ज़्यादा बनी हुई है। आपको वहाँ लगेगा नहीं कि हम किसी विधानसभा में आए। वहाँ जब एंटर करेंगे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का आपको हाफ स्टैचू वहाँ तीनों के लगे। दिल्ली एक ऐसी विधानसभा है पहली, और उस विधानसभा का इतिहास भी बहुत गौरवशाली है। कभी आएंगे तब आपको। अभी हमने सुंदरलाल बहुगुणा जी का अखबारों में पढ़ा होगा, उनका एक बहुत बड़ा स्मारक बनाया है, अच्छा स्मारक बनाया है। क्रांतिकारी, ऐसे क्रांतिकारियों के चित्र वहाँ लगे हुए हैं
जिनको हम भूल गए। और अंत में मैं जिनके हम सब लोग दीवाने रहे हैं, मैं बहुत युवा होता था तब से, लगभग 13-14 साल की उम्र रही होगी। नीरज जी को सुनने का बड़ा शौक़ रहता था। आज उनका जन्मदिन भी है और उनके आज के पावन जन्मदिन पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप, सभी आए हुए आमंत्रित कवियों का और सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में सतमोला कवियों की चौपाल में श्री रामनिवास गोयल जी, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष, और श्री महेंद्र गोयल जी, विधायक जी, आज हमारे साथ उपस्थित हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। दोस्तों, आज मुझे विश्वास नहीं होता कि 18 साल पहले जब परवीन आर्य जी मेरे पास आए कि इस तरह से कोई कवियों का सम्मेलन का प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उस समय मुझे ये विश्वास नहीं था कि ये प्रोग्राम इतना सक्सेस होगा और ये 18 साल पूरे करेगा अपने। और मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत था कि ये जो कवि हमारे भी जो हैं हमारे, ये एक हमारी धरोहर है हमारे समाज की। आज जो कल्चर हमारा दिन पे दिन बदलता जा रहा है, अगर हमने कवियों को वो प्रोत्साहन, वो इज्जत नहीं दी तो धीरे धीरे छवि हमारी, ये सभ्यता हमारी ख़त्म हो जाएगी। लोग जानेंगे भी नहीं कि भाई वो क्या कवि सम्मेलन क्या होता है, कवि क्या होते हैं। तो मेरा मानना है कि हम लोगों को उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। उसी उद्देश्य के अंदर सतमोला हमेशा अग्रसर रहा है। सतमोला कवियों की चौपाल को आज 18 साल हो गए हैं और हर साल दशहरे पे हम लोग बालाजी रामलीला कमेटी में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन करते हैं सतमोला कवियों की चौपाल का, और उसमें जाने माने कवि आते हैं। और मुझे लगता है दिल्ली का शायद सबसे अच्छा कवि सम्मेलन में वो अपना जगह बनाता जा रहा है। और ये बड़े गर्व का विषय है कि इस सतमोला कवियों की चौपाल में करीब 15,000 से ज़्यादा कवि अपना योगदान दे चुके हैं। और मैं आने वाले टाइम, आने के लिए जो नए कवि हैं उन सबको भी इस स्टेज पे आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और अपनी योग्यता को प्रकट करें। धन्यवाद। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की ये चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीर रस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक, आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नवअंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर
वापस जाने वाला हूँ। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन। इससे बेटर है नथिंग, सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।